रामचरण जोशी साहब से आज शुरू करना चाहूंगा और जोशी से शुरुआत करना चाहूं इसके पहले कुछ जो मोदी जी की प्रतिक्रिया आई है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया है, हम सोचते हैं देखा जाए, उसको दिखाया जाए दर्शकों को, और इसी को लेकर कहीं हाहाकार है और इसको लेकर कहीं उसका प्रतिकार भी हो रहा है और विपक्ष तो हमलावर है, जैसा मैंने कहा। ये सुनिएगा क्या कुछ कहा है मोदी जी ने। अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया है और उसके साथ में कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया आई है, तो आई नहीं लगा जो खास पूछा जा रहा है, ये कांग्रेस की प्रतिक्रिया। खamenei साहब जो ईरान के सर्वोच्च लीडर थे, उनकी शहादत हो गई। खाड़ी युद्ध कुछ पागलपंथी के लोगों ने एक नए किस्म के आतंक को जन्म देने के लिए शुरू कर दिया। उसमें खamenei साहब की शहादत हुई है। हजारों ईरानियन मारे जा रहे हैं, हजारों बेकसूर मारे जा रहे हैं, दोनों तरफ से बेकसूर मारे जा रहे हैं। जिंदा सिर्फ कट्टरपंथ और आतंक हो रहा है और ऐसे में उनको खिराजे अकीदत देने की जगह अभी तक भारत की सरकार चुप है, नरेंद्र मोदी चुप है। नेतन्याहू से वो बात कर रहे हैं, यूएई के शासक से वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी कंडोलेंस का मैसेज भारत सरकार ने अपने सबसे पुराने मित्र, जिसने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दिया, ऊर्जा की मुद्दे पर हमारा हमेशा साथ दिया, हमारा साथ हर जगह पर जिस ईरान ने दिया, उस ईरान के साथ आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार खड़ी नहीं दिख रही है। कोई कंडोलेंस मैसेज नहीं। कांग्रेस पार्टी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हमारे अध्यक्ष ने इस हमले की भी निंदा की और उनकी अयातुल्ला खामनेई साहब की शहादत को भी सलाम दी। भारत की विदेश नीति जितनी शर्मसार नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुई है, उतनी शर्मसार भारत की विदेश नीति कभी नहीं है। और विशेष रूप से जितने हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं, उन सब जगहों पर इस वक्त हमारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से भारत को शर्मसार कर रही है। इस शर्म से निकलना पड़ेगा। मोदी जी अपने पुराने दोस्तों को अपने नए साथियों की वजह से नहीं छोड़ा जाता, और या फिर कोई दबाव है, अमेरिका का दबाव है, इजराइल का दबाव है, ट्रंप का दबाव है, नेतन्याहू का दबाव है, या एप्स्टीन फाइल का दबाव है, या फिर अडानी जी की फाइल का दबाव है। ये सारे दबाव की वजह से देश को आप झुकिए, लेकिन देश को नहीं झुकने देंगे। सच बात यह है कि आपकी विदेश नीति ने इस वक्त भारत को शर्मसार किया है। आपकी विदेश नीति ने भारत को शर्मसार किया है। आप देख रहे हैं जोशी जी, तीसरा दिन है, आज शाम हो चुकी है, और जो सीन है, और खासकर ईरान को लेकर मैंने जैसे कहा कि वो अपनी पूरी ताकत झुके हुए, उसे मालूम है कि हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन बच नहीं पाएंगे इसके पहले जो हम कर सकते हैं वो सब किया जाए, प्रतिकार किया जाए। और खamenei भी यही था, वो झुके नहीं, वो वहां से हटे नहीं, अपने जगह बने रहे। और जो शहादत की बात उनकी हो रही है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर है। लेकिन ये जो सीन है, हमारे यहाँ से मोदी जी की अब प्रतिक्रिया तीसरे दिन जो आई है,
सब पर एक शुरुआती नोट, आप क्या कहेंगे सब पर? एक संजीव जी, ईरान, इजराइल और अमेरिका, जो अभी तक त्रिकोणात्मक जो जंग मानी जा रही थी, अब इसका तेजी से विस्तार हो चुका है। ताजा खबर यह है कि जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस भी इसमें कूदने वाले हैं। जी। दूसरी तरफ पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के सारे लोग, मतलब जो मिडिल ईस्ट के जो लोग मुस्लिम देश हैं, वो भी तेजी से इससे प्रभावित हैं। अब मेरी दृष्टि में ये बिल्कुल आर और पार की लड़ाई है। निश्चित ही ईरान के पास इतनी बड़ी महाशक्ति है नहीं जो अमेरिका और ईरान के पास है, इजराइल के पास है। ईरान की तुलना में इस तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वो आंकड़े तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ईरान लंबे समय तक टिक सकेगा, इसमें थोड़ा सा मुझे आशंका है। लेकिन हमको इस त्रिकोणात्मक युद्ध को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। मैं यह थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने आपको भी और दर्शकों को कि मैंने 2003 में 21वीं सदी के संकट एक पुस्तक लिखी थी, और उसमें मैंने यांकी एजेंडा मैंने बड़ा विस्तार से लिखा था। ये राजकमल प्रकाशन से आई थी 2003 में, कि अमेरिका चाहता क्या है सर और उसमें मैंने विस्तार से बताया था कि किस तरह से उसमें क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन जो हंटिंगटन की है, वह जो एक बड़ी मोटी किताब है, उसको अभी मैं बताना नहीं चाहूंगा, है मेरे पास। और दूसरा ये जो आपको याद दिला दूं, 2002 में एक रॉबर्ट कूपर हुआ करते थे, टोनी ब्लेयर के एडवाइजर, और उनकी वजह से ही ब्रिटेन दूसरे खाड़ी युद्ध में कूदा और उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने दो शब्द कोइन किए थे, एक डिफेंसिव इंपीरियलिज्म, एक रक्षात्मक साम्राज्यवाद, और दूसरा नव उपनिवेशवाद। उन्होंने ये कहा था कि हम व्हाइट नेशन को अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी की साम्राज्यवाद को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे बड़ा कारण दिया, करीब 35 पेज की थीसिस है, और इन्होंने लेबर पार्टी के सेशन के अंदर लंदन में रखी थी इस रिपोर्ट को, रॉबर्ट कूपर, और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था क्योंकि पिछड़े देशों में, तीसरी दुनिया में वहां लोकतंत्र असफल हो गया है, मरता जा रहा है। और इसके बाद ही एक किताब भी आई कि हाउ डेमोक्रेसी दैट डाई, तो उसको उन्होंने ध्यान में रख करके ये समझिए कि वहां से जो न्यू इंपीरियलिज्म का जो प्रोजेक्ट है उसको सामने लाया गया, और जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के संघर्ष, यानी में उसका मुख्य सारांश ये है कि अब लड़ाई ईसाइयत या क्रिश्चियंस के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में, ये जो 8वीं 9वीं शताब्दी के जो एक सिंड्रोम चल रहा था, जिहाद और क्रूसेड, उसको उन्होंने 21वीं सदी में नई ढंग से सामने लाने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये कि जैसा कि ये कहता है, ट्रम्प कहता है, धमकी दी कि आप हमारा रिटेलिएट नहीं करेंगे, तो यहाँ एक शेर आता है, आप कत्ल भी करते हैं तो कुछ नहीं होता, हम आग भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यानी आप चाहते हैं कि हमें खरोंच भी, मैंने इसमें एक चैप्टर ऐसा भी है कि अमेरिका कहता है कि हमारी जिस्म पर खरोंच नहीं आनी चाहिए। ये उन्होंने 98, 99, यानी ट्रम्प तो एक अब क्लाइमेक्स पे आ गया, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राजचरित्र को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम इस ईरान की लड़ाई को नहीं समझ सकते। आपने देखिए वेनेजुएला में क्या किया, मैंने इसमें एक चैप्टर है कि अमेरिका विश्व दाऊदवाद, ये मैंने लिखा था 25 साल पहले, ये कैप्शन दिया था और बताया था कि अगर मान लीजिए दाऊद इब्राहिम आपके घर वालों को निकालना चाहे, निकाल के फेंके और कहे कि मैं इस पर कब्जा करना चाहता हूँ,
अब क्या करेंगे। ठीक अमेरिका ने यही वेनेजुएला में किया। तो इसकी जो इनका जो यानी अब तो ये भी आया है कि क्रिश्चियनिटी की व्हाइट नेशन या एंग्लो नेशंस का जो एंग्लो सेक्सन नेशंस की जो नेशनलिज्म क्रिश्चियनिटी का नेशनलिज्म है, वो चाहते हैं यही सिविलाइजेशन दुनिया पर थोप दी जाए और इसका जो भी विरोध करेगा, प्रतिरोध करेगा। आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड गल्फ वार में 2003 में क्या हुआ, वहां बहाना बनाया गया कि साहब वहां तो सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स लगा दिए और बाद में क्या निकला, कुछ नहीं निकला। यही आपने लीबिया में किया, यही आपने अफगानिस्तान में किया। इन तीनों देशों में देखा जाए कि पिछले 25 साल 30 साल में क्या शांति स्थापित हो सकी। आज इराक की क्या स्थिति है, आज सीरिया की क्या स्थिति है, लीबिया की क्या स्थिति है, अफगानिस्तान में अब 20 साल तक। उससे पहले आपने ये कहा कि हम रशियन को भगाएं और शांति स्थापित करेंगे। इत्तेफाक से मैं काबुल भी गया हुआ था उस जमाने में, देखा सारी चीज को। मैं 2018 में तेहरान भी था, 10 दिन तक वहां रहा और इस चीजों को समझा कि ये सही है। मैं ये बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा अपनी संक्षेप में अपनी बात खत्म करने से पहले कि धार्मिक सत्ता 21वीं सदी में किसी भी देश में मजहब आधारित धार्मिक सत्ताएं या नेतृत्व नहीं चलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और मैंने उस समय देखा तो 2018 में कि ईरान में किस तरह से युवकों में खोमैनी के खिलाफ आग भड़की थी, वो उस समय नाराज थे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हिजाब को लेकर के बड़े प्रदर्शन हुए 3 साल पहले हिजाब को लेकर के और काफी कुछ हुआ। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, धार्मिक सत्ता है, ऑप्रेसिव होती है, रूढ़िवादी होती है, कंजर्वेटिव होती है, जड़वादी होती है, लेकिन आपको उसकी आंतरिक अपनी सत्ता को बदलने का अधिकार हम अमेरिका को नहीं दे सकते, किसी बाहरी ताकत को नहीं दे सकते। हम बदलेंगे, खुद बदलेंगे। अगर मान लीजिए भारत में लगा कि किसी ने फासिज्म अपने चरम पर पहुंच रहा है तो हम भारतवासी बदलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे साला ब्रिटेन आए या रूस या अमेरिका आए कि साहब देखिए हमें इस फासिस्ट सरकार से निजात दिलाए, ये हम नहीं चाहेंगे। ये गांधी जी ने हमें नहीं सिखाया था। गांधी जी ने कभी भी बाहर का सपोर्ट नहीं लिया और उन्होंने जो भी कहा भारत की जनता को जगाया। इसलिए मैं जो ट्रम्प की इस प्रोजेक्ट इसको देखता हूँ। हाँ, अंत में एक बात और कि मुझे जो जितना भी थोड़ा बहुत पिछले 24 घंटे में मैंने देखा है, जो स्टेट फाइल, इसमें कहीं न कहीं इसकी जड़ें बहुत गहरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि नेतन्याहू वो आपके ट्रम्प को भी इस्तेमाल कर रहा है ब्लैकमेल, और मोदी जी को भी कर रहा है, क्योंकि आज विरोध अमेरिका में इसका बहुत जबरदस्त हो रहा है। बल्कि ये कहा जाए कि ट्रम्प की जो निकट विश्वास लोग हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट, वो भी कई बातों से सहमत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि कहीं हमारी जैसे मोदी जी के बारे में बकौल कांग्रेस और जो जिस तरह की जो परिस्थितियां और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो और ट्रम्प, कहीं दोनों कंप्रोमाइज तो नहीं हो गए। याद रखिए एप्स्टीन यहूदी था, ये याद रखिएगा, एप्स्टीन यहूदी था और नेतन्याहू और उससे पहले के जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर उनसे उनके अच्छे संबंध थे। और अभी तो एक और जो ताजा देखा कि हमारे ये कैनेडी को, जॉन एफ कैनेडी की हत्या में मोसाद का कहीं हाथ अब सामने आ रहा है। तो क्यों? कि उनको ये मालूम हो चुका था कि इजराइल के ने कहाँ न्यूक्लियर वो जमा कर रखे। अरे भाई, मैं पूछना चाहूंगा मिस्टर ट्रम्प और नेतन्याहू से, आप कौन होते हैं कि ईरान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? आपके पास न्यूक्लियर पावर है, यूएसए के पास न्यूक्लियर पावर है, तो क्या दूसरे के पास नहीं हो सकती? या तो पहले आप जब खत्म करिए। ये बुनियादी सवाल है। तो मेरा मतलब यह है कि इस घटना को, इस जंग को समझने के लिए हमें बहुत ही व्यापक दृष्टि से समझना पड़ेगा और अमेरिका के स्टेट कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, उसके जो ग्लोबल हेजीमोनी का जो प्रोजेक्ट है और उसके अंदर क्रिश्चियनिटी
मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजों को, जैसा कि मैंने बताया, हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये 3-4 किताबें, उसमें गहरा नहीं जाएंगे, लेकिन इनकी मानसिकता को समझने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत, तभी हम, हाँ, लेकिन आर पार की लड़ाई होगी। और निश्चित रूप से मैं सहमत हूं इससे कि ईरान घाटे में रह सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिजीम जो ट्रम्प के हिसाब से वहां पे बदले, क्योंकि बहुत बात, क्योंकि खुमैनी साहब अगर नहीं मरते तो हो सकता है, लेकिन आज खुमैनी साहब के धर्मगुरु का मरने से निश्चित रूप से वो बात बहुत नीचे तक फैल चुकी है। अब वो उसको प्रिंस को बैठाना चाहते हैं, शाह के प्रिंस को, मैं समझता हूँ वो चैन से नहीं बैठ सकते। गुरिल्ला वारफेयर ईरान में शुरू हो जाएगा, ये स्थिति है। अली और हुसैन उनकी मानसिकता बन चुका है, उनका एक आदत बन चुका है, वो शहादत देंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अल्टीमेटली घाटे में अमेरिका ही रहेगा, जैसा कि वो अफगानिस्तान से पीछे आया, वियतनाम से भागा, ठीक यहाँ से भी भागे। धन्यवाद। ठीक, मैं रामचंद्र जोशी आपसे लेकर सभी से पूछता हूँ, दो चीजें पूछना चाहूंगा। एक तो और स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो गया, जो अगर हम प्रधानमंत्री जी का आज का देखें और पहले भी निरंतर हम देख रहे हैं कि कब से ट्रंप हमको ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार क्या पेश आ रहे हैं और हमारे मुंह से कुछ भी प्रतिकार नहीं निकला। सुनील सर जो अभी कह रहे थे, साफ लग रहा है कि वो हमारी विदेश नीति वहीं से चल रही, संचालित हो रही, शायद हम कठपुतली बने हुए। ये बड़ा अजीब सा लगता है। अभी बात की बेने सर ने की या सुनील जी ने की, इंदिरा गांधी की बात की, या पंडित अपने जवाहरलाल नेहरू जी की बात की, लाल बहादुर शास्त्री की। हमें यह भी याद है कि यासिर अराफात से राखी बांधा करती थी, इंदिरा जी बांधती थी, राखी बांधती थी। बड़े अलग रिश्ते हमारे थे सबके, और दुनिया में डिप्लोमेसी या हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीति, अलग तरह से उसकी एक, और कहते थे उनको कि आयरन लेडी भी कहा गया, उनको दुर्गा भी कहा गया, बीजेपी के लोगों ने, अटल जी ने कहा था। खैर, मैं ये चाहूंगा कि ये जो है कि क्या कठपुतली वाला रोल हो गया है चोचल, और दूसरा ये जो अभी चल रहा है ये कहां तक जाने वाला है, और रिपरकेशंस दोनों तीनों पर, क्योंकि आ गया 15 से 20% के लगभग क्रूड ऑयल के दाम की हो गई, जो नेचुरल गैस है वो उसकी करीब 25% के आसपास, 20% के आसपास का उसका हाइप है। तो क्या असर डालने वाले हैं सब पर, मैं आपसे लेकर और बाकी विनय जी तक जाऊंगा। पहले आप एक थोड़ा समय विगत को याद दिला दूं। महात्मा गांधी के जमाने से लेकर के और राजीव गांधी तक भारत की पॉलिसी रही है टू स्टेट, टू नेशन स्टेट, यानी अकेला इजराइल नहीं, उसमें पैलेस्टाइन भी शामिल है कि इन दोनों की स्टेट बननी चाहिए। नेहरू के सामने यहाँ तक कि आइंस्टाइन ने कहा था कि आप इजराइल को पूरी तरह से समर्थन करें। उन्होंने कहा कि देखिए हम अकेले नहीं, हमारे गांधी जी की समस्या है कि 2 राज्य होंगे, अब इसलिए खाली इजराइल को ही हम महत्व नहीं दे सकते, इसलिए उस समय मान्यता नहीं दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि आपके ईरान ने कश्मीर पर अगर देखा जाए, जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन में हुआ, हमेशा ईरान आपके साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि आपको याद है कि मणिशंकर अय्यर ने भी एक सुझाव दिया था कि ईरान से पेट्रोल लिया जाए और वो एक पाइपलाइन बिछाई जाए, आगे उनको जाना पड़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे सबसे बड़ा तकलीफ होती है कि आप वहां इजराइल चले गए और किस काम में गए ये भी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्या आपने किया, और आने के 40-45 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर युद्ध थोप दिया, क्या अब अंदाज नहीं लगा सके? आपको ये भी इतना सा थोड़ी सी कहने में थोड़ी बहुत लज्जा तो आनी चाहिए कि आपने अपने संसद को, उनकी संसद को संबोधित करते हुए ये भी नहीं कहा कि 70,000 गजा में 70,000 स्त्री और बच्चे, महिला मरे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग हताहत हुए। अब एक तरफ जो आपने आपको कहते हैं मर्यादावादी हैं, नैतिकतावादी हैं, आपने आज तक, इस समय तक, इस क्षण तक आपने उसके सुप्रीम लीडर जो कि भारत आ चुके थे, एक बार 15 साल 20 साल पहले वो भारत आए थे, कश्मीर में भी गए थे, खुमैनी साहब, तो आपने 2 लाइनें, आप अपने आपको कहते हैं कि भारत बड़ा मर्यादाशील है, शांति में विश्वास रखता है, भारत तो आपने, मैंने यही तो प्रश्न उठाया कि एक अदद कंडोलेंस तो आप दे देते। यही मैं उसी पे आ रहा हूँ संजय। तो आपने कम से कम भारत की जो प्राचीन मर्यादा है, जरा महाभारत को याद कर लें,
कि किस तरह से मतलब कौरव और पांडव एक दूसरे के उसमें शामिल होते थे। पता आपने वो महाभारत और रामायण से भी, मिथकों से भी आपने वो प्रेरणा नहीं प्राप्त की? 2 लाइन आप एक श्रद्धांजलि नहीं दे सकते थे? इसका मतलब मैंने जैसा कि पहले भी कई बार कहा, मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी और माननीय श्री अमित शाह दोनों को मैं नेता के रूप में तो नहीं देखता, कुछ और कुछ है, निर्वाचित हो गए सब महात्मा, लेकिन जो नेता के जो संस्कार, उसकी जो दृष्टि, वर्ल्ड व्यू जो होना चाहिए कि भारत को कहां ले जाना है, अगले 20 साल में 50 साल में कहां ले जाना, वो इन दोनों के बस की बात। इसलिए ये आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है जोशी जी। शायद नेट में समस्या है, नेट समस्या। आप एक बार रिजॉइन कर लीजिए। दूसरी तरफ आपके जो विदेश मंत्री यानी जयशंकर जी की भी जिम्मेदारी थी, उनका नैतिक और कूटनीतिक दायित्व है कि वो प्रधानमंत्री जी को बोलते कि नहीं, आप कंडोलेंस मैसेज दिए, आप तो जेएनयू से निकले हैं, वहां से आपने शिक्षा ग्रहण की, एक छोटा सा ये संस्कार भी आप में नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इन्होंने बहुत छोटापन, बौनापन का सबूत दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे बहुत ही तकलीफ है, दिल यानी प्रोफेशनल के अलावा दिल से तकलीफ है कि कहाँ हम आ गए। 4 लाइन कहने में आपको क्या दिक्कत होती है? ये तो अभी जो आपने कहा शांति होनी चाहिए, फलाना, ये तो निबंध है, 5वीं क्लास का बच्चा, 4वीं क्लास का बच्चे का निबंध था। अरे प्रधानमंत्री हैं, एक स्टेटसमैन जैसा वक्तव्य सामने आना चाहिए। आप कहीं राजनेता दिखाई नहीं देते, ये 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे दिखाई देते, तो क्षमा करें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मामला बहुत गंभीर है। ईरान ठीक है, वो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने स्वाभिमान के साथ, देखिए हर राष्ट्र का, हर जाति का एक स्वाभिमान होता है, वो अपने स्वाभिमान के साथ इतनी बड़ी महाशक्ति के पास, जिसके पास 5000 7000 एटॉम बम्स हैं, उससे खड़ा टक्कर ले रहा है। अरे इतना ही थोड़ा बहुत सबक सीख लो यार, इसमें क्या दिक्कत है? अगर भारत के का ललाट ऊपर हो जाता कि आप 4 लाइन का कंडोलेंस मैसेज भेज देते और ईरान आपके साथ होता कि हाँ, इस संकट की घड़ी में ये हमारे साथ खड़े रहे, आज आप किस मुंह से बात करेंगे आगे जाकर? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी से बहुत ही मतलब एक बौनापन की उनका रवैया सामने आता है।